डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हेल्प्स इन, डिपार्टमेंटल अकाउंट किस चीज में हेल्प करता है? एज आई टोल्ड यू, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या करता है, ईच डिपार्टमेंट की जो एफिशिएंसी है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ईच डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रेडिंग रिजल्ट है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन है इवेल्युएशन ऑफ ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, सही बात है बिल्कुल। एफिशिएंसी, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, करेक्ट है बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट कितना बेटर वे से परफॉर्म कर रहा है ये देखने के लिए ही हम उनका सेपरेट रिकॉर्डिंग करते हैं, ताकि ये जान सके कि हर एक डिपार्टमेंट की कितनी एफिशिएंसी है। नेक्स्ट, सी सेलिंग कमीशन एक्सपेंसेस इन अपोर्शन अमंग डिपार्टमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ, आपको कल की क्लास में दिया था मैंने क्लासिफिकेशन का चार्ट, और मैंने बताया था जो कॉस्टिंग में मशीन आवर रेट में आप फंडा यूज करते हो उस टाइप का फंडा भी इसमें यूज होता है। तो अगर सेलिंग कमीशन है तो अलग अलग डिपार्टमेंट में किस बेस पे उसको डिवाइड करोगे? एवरेज स्टॉक कैरिड बाय ईच डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय ईच डिपार्टमेंट, सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट। देखिए स्टॉक के बेस पे नहीं होगी, यूनिट के बेस पे नहीं होगी। अगर जितनी यूनिट बेची है उसका प्राइस अगर लिखा होता है, यूनिट की जगह क्या लिखा होता है? प्राइस, उसकी वैल्यू, क्योंकि यूनिट इनटू प्राइस उसके हिसाब से इसको डिवाइड करती है, तो ये भी गलत हो गया। सेल के बेस पे, हम नंबर के बेस पे नहीं कर सकते। हाँ, सेल के बेस पे किस डिपार्टमेंट के थ्रू कितनी सेल हुई है, क्या कंट्रीब्यूशन है हर एक डिपार्टमेंट का, उसका रेशो निकाल के जो भी सेलिंग कमीशन है उसको उस रेशो में डिवाइड किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if department A transfer goods to department B at a price of 50% above cost, what will be the amount of stock reserve on unsold stock worth ₹9,000 of department B? आपको क्या कहा? डिपार्टमेंट ए इंटर ट्रांसफर आपको बताया था कि भाई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं इंटर ट्रांसफर। आपको ये बताया था कि इंटर ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं। क्या क्या तरीके होते हैं? पहला तरीका होता है कि कोस्ट पे ही आप ट्रांसफर कर दें। दूसरा तरीका होता है आप सेलिंग प्राइस या फिर इनवॉइस प्राइस पे ट्रांसफर करें। और तीसरा तरीका क्या होता है? आप कोस्ट प्लस सम प्रॉफिट मार्जिन पे ट्रांसफर करें। अगर आपने कोस्ट पे ट्रांसफर किया है तो स्टॉक रिजर्व का कोई बात बनती ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही कोस्ट पे ट्रांसफर किया है। लेकिन अगर आप सेलिंग प्राइस और कोस्ट प्लस प्रॉफिट सिचुएशन में ट्रांसफर करते हैं तो उस सिचुएशन में, दोनों ही सिचुएशन में स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, यानी कि जो आपने कोस्ट प्लस एक्स्ट्रा मनी ऐड की है उसको आपको राइट ऑफ करना होगा, क्योंकि ये अनसोल्ड स्टॉक है। और डिपार्टमेंटल में मोस्टली ये किसके लिए की जाती है? स्टॉक रिजर्व ओनली फॉर अनसोल्ड स्टॉक। इसके अलावा आपको बताया था मैथमेटिकल फंडा, अकाउंटिंग फंडा जो पहले यूज किया था वही है। कोई चीज अगर 1/2 ऑन कॉस्ट है तो वो क्या होगा? 1/3 ऑन सेल्स। कोई चीज अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है तो वो क्या होगा? 1/5 ऑन सेल्स। बिसाइड दिस, जो फंडा हम आफ्टर और बिफोर में यूज करते थे कि भाई अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो क्या होगा? जो भी रेट है, रेट 100 माइनस रेट, और अगर सेल्स पे निकालना है कॉस्ट की सिचुएशन में, रेट 100 प्लस रेट। उस तरह से हम करते थे। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, ये अकाउंटिंग में हम तरीका कर चुके हैं, उसको आप यूज कर सकते हो। तो आपको दिया हुआ है प्राइस क्या है? 50% अबव कॉस्ट, यानी कि कौन सी सिचुएशन है? थर्ड वाली सिचुएशन है। थर्ड वाली सिचुएशन है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब जो स्टॉक रिजर्व निकालना है, स्टॉक की जो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू है, क्योंकि कॉस्ट प्लस पे भेजा, इसका मतलब ये क्या है? ये इनवॉइस प्राइस है, ये कॉस्ट प्लस प्राइस है। इसमें से आपको स्टॉक रिजर्व गलत अलग निकालना है। ये कैसा प्राइस है? ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, यानी कि आफ्टर चार्जिंग वाला प्राइस है। आपको इसे बिफोर चार्जिंग में कन्वर्ट करना है। तो 50% ऑन कॉस्ट, यानी कि 50% का मतलब क्या है? 1/2 ऑन कॉस्ट। तो सेल्स पे कितना होगा? 1/3।
और दूसरा तरीका क्या है, या तो सेल्स वैल्यू का 1/3 निकाल दो, या फिर कैसे कर सकते हो उसको, यू कैन डू लाइक दिस कि भाई कॉस्ट दिया हुआ है, अगर सेल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, कॉस्ट को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये अपना आप 1/3 बन जाता है। 9000 इंटू 150 50 अपॉन 150, देखिए ऑटोमेटिकली क्या बन गया 1/3। तो ये तरीका अपनाओ या ये तरीका ना अपनाओ, मीन्स द सेम। 3 दूनी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि स्टॉक रिजर्व कितना आ गया 3000 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, किसी को कोई डाउट, ये किस, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको कहा जो हमने अकाउंट में यूज किया था रेशो में तरीका, वही बहुत बार ये तरीका आया है। इंटर ट्रांसफर आपको मैंने बताया, इंटर ट्रांसफर का मतलब है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स को बेचना। अगर एक डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स इंटर ट्रांसफर होते हैं तो उसके करने के 3 तरीके हैं, एक है कॉस्ट, एक है सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस, एक है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस पे है तो स्टॉक रिजर्व मेंटेन नहीं करते, बट अगर सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे करते हैं तो उसमें स्टॉक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि जो प्रॉफिट का मार्जिन ऐड किया है स्टॉक को वापस कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। देन आई टोल्ड यू कि भाई 1/2 ऑन कॉस्ट है तो 1/3 ऑन सेल होता है, ये फंडा हम डिस्कस करे थे। 1/4 ऑन कॉस्ट है कोई चीज तो 1/5 ऑन सेल्स होता है। या फिर हम बोल सकते हैं अगर कॉस्ट पे किसी चीज को निकालना हो सेल से तो रेट अपॉन 100 माइनस रेट कर दो, और अगर सेलिंग प्राइस पे निकालना हो तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर किया किस पे, 50% अबव कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर 50% ऐड करके ट्रांसफर किया है। और जो अनसोल्ड स्टॉक है उसकी वैल्यू 9000 है, तो आपको स्टॉक रिजर्व की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा, स्टॉक रिजर्व का मतलब है कॉस्ट से कितना ऊपर का पोर्शन उसमें एडेड है, उसे अलग करना है। तो ये आपको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है, क्योंकि आपको बोल रखा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इतनी है। और क्लोजिंग स्टॉक भेजा कैसे है, स्टॉक जो भेजा है वो भेजा है कॉस्ट प्लस 50%, यानी कि ये क्या है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। लेकिन हमारे पास ये जो 50% रेट है वो किस पे है, कॉस्ट प्रॉफिट पे है, और ये है सेल्स प्रॉफिट, यानी कि इसको सेल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई चीज 50% का मतलब क्या है हाफ, अगर 1/2 ऑन कॉस्ट है तो 1/3 ऑन क्या होता है सेल। सेल्स की सिचुएशन में एक क्या हो जाता है डिनोमिनेटर में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे या तो हम बोल सकते हैं 9000 का 1/3, या फिर आपको मैंने बताया कि अगर आपको कोई भी चीज सेल्स प्राइस पे निकालनी है तो क्या कर दो, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर वो रेट किस पे दी हुई है, कॉस्ट पे, कॉस्ट पे दी हुई है, निकालनी सेल्स पे है, तो क्या कर देना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 9000 वैल्यू है, रेट है 50, 100 प्लस रेट 150, ये अगेन 1/3 बन गया, और आंसर क्या आ गया आपका 3000। आई होप अब क्लियर हुआ आपको। तो ये इसमें न्यूमेरिकल अगर आएगा तो आपको यही आ सकता है, इसके अलावा इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, और ये पहले भी ब्रांच में हमने पूरा अकाउंट के फॉर्मेट में सीखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी गुड्स एंड सर्विसेज में बी चार्ज बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर ओन। मैंने आपको जो बोला था कि अपॉर्शनमेंट का क्या वो टेबल पूरा कि कौन कौन सी एक्सपेंसेस किस बेस पे ट्रांसफर की जाती हैं, अपॉर्शनमेंट की जाती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में बी चार्ज बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर। अगर गुड्स एंड सर्विसेज है तो एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे उसको चार्ज किया जाएगा, मार्केट प्राइस पे, या फिर कॉस्ट प्लस एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, या फिर बोथ। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सी, अभी आपको बताया ना कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट पे भेज सकता है, सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस को तो मार्केट प्राइस कहते हैं, तो मार्केट प्राइस इनवॉइस प्राइस आपको लिखता है, या फिर सेलिंग प्राइस लिख दे, मीन्स द सेम। तो इस पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉस्ट प्लस पे भी ट्रांसफर करता है, इवन कॉस्ट पे भी ट्रांसफर कर सकता है, तीनों तरीके। तो हमारे ऑप्शन में 2 तरीके हैं, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर अपॉर्शनमेंट अमंग वेरियस डिपार्टमेंट ऑन बेसिस ऑफ, भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को किस बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाएगा। टाइम स्पेंड बाय एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफिस में हो रहा है और ऑफिस में जो बंदे बैठे हैं वो हर डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो किस डिपार्टमेंट के काम के लिए कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके बेस पे उनके एक्सपेंसेस को डिवाइड किया जाएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल भी दिया था कि एक सुपरवाइजर है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना टाइम दे रहा है, मार्केटिंग में कितना दे रहा है, आईटी में कितना दे रहा है, एक सुपरवाइजर फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितना दे रहा है, या डायरेक्टर है या कोई भी इस टाइप का पर्सन है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट को साइमल्टेनियसली ट्रीट करता है, तो किस डिपार्टमेंट में कितना टाइम वो डिवोट करता है उसका रेशो निकाल के उसके वो जो भी पेमेंट की जाती है उस रेशो में डिवाइड कर दी जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। सिमिलरली अगर ऑफिस में काम हो रहा है तो ये देखा जाता है कि ऑफिस में जो काम हो रहा है वो किस किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और किस डिपार्टमेंट के काम में जो ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड काम करने वाले बंदे हैं या उसके ऊपर जो खर्चे हो रहे हैं वहाँ पे, उसका पर्टिकुलरली हर एक डिपार्टमेंट से कितना रिलेशन है, कितना टाइम डिवोशन है, उसके हिसाब से रेशो निकाल के उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यानी कि वो चार्ट जो आपको बताया था उसको लर्न जरूर करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, depreciation on asset is apportionment among various department on basis of, अगर डेप्रिसिएशन है तो अलग अलग डिपार्टमेंट में किस बेसिस पे वो डिवाइड किया जाएगा, किस बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो बिल्कुल सिंपल है, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे होता है तो किस में दिया जाएगा, वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाद जो एसेट है सपोज वो 50 लाख की है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो एसेट है वो 40 लाख की है। भाई जो आपकी आईटी डिपार्टमेंट के पास जो एसेट है सपोज वो 20 लाख की है। तो जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फॉर मैंने एग्जांपल दे दिए ये 3, तो 5:4:2 में उस पूरे डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, डिवाइड। सपोज टोटल डेप्रिसिएशन क्या है, टोटल डेप्रिसिएशन है 4 लाख, मार्केटिंग का निकालना है, टोटल क्या हो गया 5, 4, 9, 2, 11, टोटल डेप्रिसिएशन 4 लाख है, टोटल रेशो 11 है, मार्केटिंग का कितना है इंटू 5। अगर आपको ऑफिस का निकालना हो इंटू 4, अगर आईटी का निकालना हो इंटू 2 एंड सो ऑन। यानी कि जो भी वैल्यू ऑफ एसेट है उसका रेशो निकाल के उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। Then after that question number 7, expenses of rent is apportionment among various department on basis of, जो रेंट है उसको किस बेस पे अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाएगा। सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट ईदर ए और बी। ये भी बिल्कुल सिंपल है, भाई रेंट की बात हो रही है, आपको बताया था मैंने डिस्क्रिप्शन में, रेंट है तो कितना कौन सा डिपार्टमेंट कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है उसके रेशो में उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्रॉफिट इज एडेड इन इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, unrealized profit including in the closing stock at the year end before preparing final account is eliminated by। आपको बताया कि भाई जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है वो 3 तरह से किया जाता है, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस और यू कैन से मार्केट प्राइस। थर्ड क्या था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अधिकतर कॉस्ट पे कम करते हैं, ज्यादातर लास्ट के 2 यूज करते हैं। अगर ये यूज किए हैं तो जो भी अनरिलाइज प्रॉफिट है, अनरिलाइज प्रॉफिट किस पे होगा, अनरिलाइज प्रॉफिट का मतलब है जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया है। भाई क्लोजिंग स्टॉक बिका नहीं है, आपने तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डाल दिया लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया, इसका मतलब आपको इसके ऊपर जो आपने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किया था वो रिलाइज नहीं हुआ। तो इसको ट्रीट करने का तरीका क्या है, कैसे इसको ट्रीट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ना लाके कॉस्ट पे कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है। एक आपको बताया क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट स्टॉक रिजर्व, एज पर सिचुएशन स्टॉक रिजर्व बनाते हैं।
डेबिटिंग द कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर इसको कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं। मैंने आपको जनरल एंट्री बताई थी लास्ट क्लास में कि किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। तो या तो उसको एज ए एक्सपेंसेस की तरह प्रॉफिट एंड लॉस में कंबाइंड ट्रीट कर दो, या फिर स्टॉक रिजर्व की वजह से क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। यानी कि एक जगह क्लोजिंग स्टॉक लिखा है तो उसके अपोजिट में क्या कर दो, स्टॉक रिजर्व बना दो, ताकि जो बैलेंस है वो किस पे आ जाए, स्टॉक पे, स्टॉक जो है कॉस्ट प्राइस पे आ जाए। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, देन मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। क्लियर है सबको? ठीक है, तो कोई इतना बहुत टफ डिपार्टमेंटल वाला नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो इसमें आना नहीं है। तो आपके में अगर कोई क्वेश्चन आता तो वो बेसिक से ही आता है। आपको ये भी बताया था कि, चलिए इसके बाद ही बताती हूँ वो बात भी। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द सेपरेट डिपार्टमेंट नेट प्रॉफिट, अगर कोई भी पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट सेपरेट नेट प्रॉफिट निकालना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो अकाउंट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट आर केप्ट इन वन बुक ओनली, सारे डिपार्टमेंट का एक ही बुक में अकाउंट रखा जाएगा। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट, या फिर डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स टू ईच अदर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। देखिए, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग निकालना है तो उसके लिए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एज पर द गिवन सिचुएशन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंटल ट्रीटमेंट को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है कि भाई आप जो है एक ही बुक में अलग अलग कॉलम बना दो, यानी कि एंट्री तो एक ही बुक में कर लो, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट के खर्चे उस बुक में अलग अलग लिख लो। लेकिन फिर क्योंकि हर डिपार्टमेंट के पास बुक नहीं रखी हुई, सेंट्रलाइज जगह पे है, तो वहाँ पे फिर प्रोसेसिंग करने में ट्रांजेक्शन को दिक्कत होती है। अलग अलग नेट प्रॉफिट निकालना इतना फिजिबल नहीं होता, बट यू कैन यूज दैट मेथड। लेकिन अगर आप बिल्कुल सेपरेटली जानना चाहते हो, इट इज़ बेटर कि हर एक डिपार्टमेंट में अलग बुक्स ऑफ अकाउंट रख दे और हर एक डिपार्टमेंट अपना अलग अलग कैलकुलेशन करे, अपने एक्सपेंसेस का, अपनी इनकम का है, एंड अकॉर्डिंगली हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना नेट प्रॉफिट निकाले, ताकि उसकी एफिशिएंसी, उसकी कैलकुलेट की जा सके, उसके लिए प्लानिंग बनाई जा सके कि भाई किस डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह से सारी ट्रीटमेंट की जाती है। दो तरीके हैं, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में अगर ट्रांसफर भी होता है तो एक ही जगह पे एंट्री होती है, और इंडिपेंडेंट में हर एक डिपार्टमेंट अपनी अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। और ये सारा जो प्रोसेस है, क्योंकि डिपार्टमेंट की बात हो रही है तो डिपार्टमेंट एक ही कंपनी के अंदर है, दिस इज नॉट ब्रांच। डिपार्टमेंट क्या है, एक छत के नीचे ही है, एक रूफ के नीचे ही होते हैं, लेकिन अलग अलग एरिया ऑक्यूपाई करते हैं और उनका जो वर्किंग है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्लियर है ये चीज?